Hello, all the viewers, my friends, colleagues, students, homeopathic followers, and my patients. I am again here with a wonderful topic. Save the soil क्या है? क्यों इम्पोर्टेंट है? किस तरीके से करना चाहिए? नाउ अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से सॉइल से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जुड़े हुए हैं तो हमारी हेल्थ भी इतनी ही उससे जुड़ी हुई है और इसी वजह से सॉइल का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसी मैसेज के साथ मैं डॉक्टर वर्षा चौधरी दवे आप सबका इस अनोखे यूट्यूब लाइव में स्वागत करती हूँ। सॉइल हम सबको पता है एक हेल्दी सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है। हमें एज अ होम्योपैथ पता है किसी भी बीमारी को निकालने के लिए, पूरी तरीके से ठीक करने के लिए उसके जड़ तक जाना बहुत जरूरी है और वही जड़ को पकड़ने के लिए आज हम बहुत ही खास व्यक्ति के साथ यहाँ पर आए हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ जो डायरेक्टली इस मूवमेंट के साथ जुड़े पड़े। कौन से मूवमेंट? तो आप सब जानते हैं आजकल सोशल मीडिया में आप जहां देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स या फिर आप इवन न्यूज में आप देखेंगे कि सदगुरु जो बहुत ही बड़ी व्यक्ति है, उन्होंने एक नया मूवमेंट चालू किया है जिसका नाम है सेव द सॉइल मूवमेंट या मिट्टी बचाओ अभियान। इसके बारे में जानने के लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अपने चैनल पे इनवाइट किया है। उनका नाम है मिस्टर राज बदलानी। वैसे तो वो बिजनेसमैन है प्रोफेशन से, लेकिन वो एक नेचर्स क्योर एक्सपर्ट भी है। नेचर्स क्योर एक्सपर्ट, नेचर्स क्योर एक्सपर्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो हेल्दी डाइट से और हेल्दी लाइफस्टाइल से लोगों को ठीक करते हैं और उनके हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं। तो हुआ ना हम दोनों का कनेक्शन बहुत खास, क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ, मैं भी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने में ट्राई करती हूँ और वो भी नेचर्स क्योर एक्सपर्ट है, वो भी हमेशा हेल्थ को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। तो उनसे ज्यादा खास इंसान कौन हो सकता है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्थ, फिटनेस और मेडिसिन से भी जुड़े पड़े। तो इसी कारण सर मैंने राज भाई को आज हमारे चैनल पे इनवाइट किया है और वो पिछले 8 साल से ईशा फाउंडेशन से जुड़े हैं। ईशा फाउंडेशन आप सभी को पता है सदगुरु ने स्टार्ट किया था। काफी सारे मूवमेंट्स उनके थ्रू हुए हैं, लेकिन उनमें से अभी जो खास चल रहा है वो है सेव द सॉइल मूवमेंट। और सेव द सॉइल मूवमेंट के बारे में पूरी तरीके से एकदम अच्छी तरीके से डीप नॉलेज देने के लिए मिस्टर राज बदलानी, मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पहले तो आप अपने बारे में बताएं और आप किस तरीके से इस फाउंडेशन से जुड़े हैं, और दूसरा कि इस सेव द सॉइल मूवमेंट क्या है और ये कैसे काम करते हैं। Hello, नमस्कार। Namaskar, Dr. Varsha. Namaskar, all the viewers. Thank you so much for inviting me, first of all. I think you have spoken enough about me. So that's enough as far as I am concerned. ईशा से मैं पिछले 8 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि आपने बताया। और सदगुरु की बात करें तो सदगुरु का आज किसी परिचय की जरूरत नहीं। वो एक विश्व विख्यात योगी और दिव्य दृष्टा है, यह कोई जानता है। उन्होंने सेव सॉइल मूवमेंट या मिट्टी बचाओ अभियान नाम का एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया है। यूएनसीसीडी या अन्य काफी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के अनुसार हमारी मिट्टी विलुप्त हो रही है, उसका नाश हो रहा है। और इसकी वजह से कुछ ही सालों में हमें खाने की कमी, पानी की कमी, क्लाइमेट चेंजेस, लार्ज स्केल माइग्रेशंस, इस तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसे रोकने के लिए और मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सारे देश की सरकारें एक ऐसी नीतियां बनाएं कि जो मिट्टी को वापस से पुनर्जीवित कर सके और उन नीतियों को जल्द से जल्द अमल में लाएं। सेव सॉइल मूवमेंट का उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड की 60 to 70% एडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि 350 से 400 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, उनमें जागरूकता फैलाई जाए और उनको इंस्पायर किया जाए कि उनकी सरकारों को ऐसी नीतियां लाने में उनका समर्थन। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था कि सेव सॉइल मूवमेंट क्या है। जी,
तो राज भाई, आप ये कह रहे हैं कि सॉइल, मिट्टी विलुप्त हो रही है, तो क्या सच में ये विलुप्त हो रही है? और ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है? क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है? देखिए, जब हम कहते हैं कि मिट्टी जीवनदायी है या मिट्टी हमारी माँ है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमें समझना होगा। अगर आप ध्यान दें, तो पृथ्वी पर 87% या 87% जीवन डायरेक्टली मिट्टी पर निर्भर करता है। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में 8 से 10 बिलियन माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये पृथ्वी की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें, तो इन माइक्रोब्स के बिना आप और मैं जिंदा नहीं रह सकते। ये बहुत ही बड़ी एक बायोडायवर्सिटी है, जिसका बहुत मेजर तरीके से लॉस हो रहा है। उसके अलावा मिट्टी को जो खास बनाती है, वो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर मिट्टी में से सारा ऑर्गेनिक कंटेंट निकाल दिया जाए, तो वह रेत बन जाएगी, बिल्कुल बेजान और बंजर। अगर आप किसी जंगल में जाएं, तो वहां पे मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट 70% से भी ज्यादा हो। वही ऑर्गेनिक कंटेंट हमारी खेती की मिट्टी में कम से कम 3 से 6% होना चाहिए। मगर आज हमारे देश की 62% मिट्टी में सिर्फ 0.5 या आधे परसेंट से भी कम है ऑर्गेनिक कंटेंट। ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, इवन यूरोप के सभी देशों में आज ऑर्गेनिक कंटेंट 2% से भी कम है। इसी तरह आप अमेरिका की बात करें, तो वहां 50% खेती की मिट्टी अब खेती के लायक रही ही नहीं। अगर आप इसी तरह हर देश के स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, तो वो बहुत डराने वाले। वी आर लूजिंग 1 acre ऑफ लैंड एवरी सेकेंड। इट्स दैट अलार्मिंग। हमारे पास खेती करने के लिए अब सिर्फ 80 से 100 फसलें या 45 से 50 वर्षों का ही समय। एक रीसेंट साइंटिफिक सर्वे के हिसाब से 2045 तक हमारे पास 40% खाना कम होगा, और तब हमारी आबादी 930 करोड़ से भी ज्यादा होगी। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आप आज जितने लोग हैं, उससे 20% लोग बढ़ जाए, और आज आपके पास जितना अवेलेबल है, उससे ऑलमोस्ट आधा ही खाना आपके पास अवेलेबल हो, तो कैसी सिचुएशन होगी? दिस विल बी डिजास्ट्रस। और ये सिर्फ मिट्टी बचाने के लिए या हमारे खाने की कमी की बात नहीं है। इट इज नॉट ओनली अबाउट इनफ फूड। ये पर्याप्त भोजन के बारे में नहीं है, ये पौष्टिक भोजन के बारे में भी। आप एक डॉक्टर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानती होंगी कि हमारे खाने में पिछले कुछ सालों में न्यूट्रिशन की कितनी कमी आई। काफी जी। फलों और सब्जियों में तो ये 80 से 90% तक कम हो चुका है। हमारे दादा दादी एक ऑरेंज या 100 ग्राम पालक से जितना न्यूट्रिशन पाते थे, आज उतना ही न्यूट्रिशन लेने के लिए हमें 8 ऑरेंजेस खानी पड़ेंगी या 900 ग्राम पालक खानी पड़ेगी, विच इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। अभी पिछले साल का ये एक सर्वे हुआ था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि दुनिया में 200 करोड़ लोग किसी न किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से पीड़ित। और अगर अब आप हमारे किसानों की बात करें, तो ये हर कोई जानता है कि हमारे किसान कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ हमारे देश में पिछले 20 सालों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। सबको ये लगता है कि उन्होंने लोन लिया होगा, उनकी फसलें अच्छी नहीं हुई होंगी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर। मगर आप बताइए, अगर किसान की जमीन, उसकी मिट्टी उपजाऊ हो, समृद्ध हो, तो क्या वो आत्महत्या करेगा? और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। अगर आप यूएस की बात करें, तो पिछले साल 50% ऐसे किसान हैं जिन्होंने $1 भी नहीं कमाया। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें, जिस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, वो है एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, यानी कि किसान। हमारा देश तो एक खेती प्रधान देश है। आज 3 में से 2 लोग खेती से जुड़े हुए हैं। जी। मगर लास्ट ईयर के एक सर्वे के हिसाब से हमारे किसानों में से सिर्फ 2% किसान ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खेती करें। मतलब 100 में से सिर्फ 2 किसान अपने बच्चों को अगर खेती में लाएंगे, तो सोचिए ये कितना भयानक होगा। हम उस कगार पे हैं कि अगर हमने अभी ठोस कदम उठाए, नेसेसरी स्टेप्स इफ दे आर टेकन नाउ, तो 15-20 सालों में हम इस परिस्थिति को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। मगर अगर हमने और 30-35 सालों तक कुछ नहीं किया,
तो फिर हमें इसे चेंज करने में 150 से 200 साल लगे। दैट मीन्स माय इट विल बी गॉड। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इट इज यस। दैट सीरियस। जी। तो आपने जो प्रॉब्लम समझाई है हमें कि मिट्टी जिस तरीके से उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारी जो हेल्थ है, वो जो फ्रूट्स हमें खाने के लिए हम भी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, वो उतना न्यूट्रिशन दे ही नहीं रही है। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन राज भाई, एक बात मुझे बताइए कि आज हम मॉडर्न इरा में हैं, बहुत सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सारे रिसर्चेस चलते हैं, बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज भी इतनी आगे आ गई है, तो क्या इसका कोई रास्ता ही नहीं बनाया है अभी तक? क्या वो कुछ नहीं कर सकते हैं इस बारे में कि इसको ठीक कर ले? हम 20 साल आगे, मतलब 20 साल तक इसके लिए मेहनत करें, उससे पहले शायद टेक्नोलॉजीज हमें हेल्प कर दे और हम जल्दी इससे बाहर आ जाए। तो इस बारे में कुछ बताना चाहे तो आप। देखिए, काफी लोगों को लगता है कि रेडीमेड फूड हम जोमेटो या स्विगी से मंगा लेंगे, ग्रोसरीज और सब्जियां हम ग्रोफर्स या बिग बास्केट से मंगा लेंगे, जी। और इस तरह और बेहतर टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी और हमारा काम चलता रहे। जी। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि उस खाने को कहीं तो उगाना पड़ता है, और वो मिट्टी में ही उगाया जा सकता है। अब जी। इसमें काफी लोग ये भी दलील देते हैं कि भाई अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मिट्टी के बिना भी हाइड्रोपोनिक्स से या मिट्टी में नए नए केमिकल डालकर हम इसको मैनेज कर सकते जी। हैं। तो ये सारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। हम इतनी बड़ी आबादी को इन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की मदद से खाना नहीं दे सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी बात, इन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में चाहे जो भी यूज हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो यूज हो ही रहा है, राइट? जी। तो इन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में जो भी यूज हो रहा है, अल्टीमेटली वो सब मिट्टी से ही आता है। जी। तो मिट्टी का कोई विकल्प या अल्टरनेटिव नहीं है, और मिट्टी का ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई सॉल्यूशन भी नहीं। जी। मतलब आपका कहना ऐसा है कि रेडीमेड चीजों पे डिपेंड रहने से अच्छा कि हम पहले की तरह अपनी मिट्टी को हेल्दी बनाने की कोशिश करें। तो इसी बात पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सदगुरु जी जो जिन्होंने ये मूवमेंट की शुरुआत की है, सेव द सॉइल मूवमेंट की, तो वो कि कैसे करना चाहते हैं और वो इस ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या उनके थॉट्स को या उनके प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आज पूरे देश में ज्यादातर सरकारें लोकतांत्रिक हैं, और उन सभी सरकारों का टर्म 4 से 5 साल का होता है। जी। तो ये सभी सरकारें ऐसा ही काम करेंगी जो उनकी टर्म में पूरा हो जाए। मिट्टी को पुनर्जीवित करना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और कोई भी सरकार उसे तभी हाथ में लेगी जब ये लोगों की मांग हो, व्हेन इट इज पीपल्स डिमांड, वरना वो उसे हाथ में नहीं लेगी। तो सदगुरु ने ये जब मूवमेंट स्टार्ट किया है, सेव सॉइल मूवमेंट, इसके तहत इन्होंने इस 21 मार्च से लंदन से एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को वो 100 दिन में 24 देशों से होते हुए खुद अकेले 30,000 किलोमीटर बाइक चलाकर दक्षिण भारत तक पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वो हर कंट्री में जाएंगे और वहां के मुख्य शहरों में इवेंट्स करेंगे, प्लस वहां के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, जानी मानी हस्तियां यानी कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे लगातार मिल रहे हैं, उनको मिट्टी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहां के नेता ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे मिट्टी का ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाया जा सके। प्लस उसके लिए उन्होंने 2 साल मेहनत करके सॉइल साइंटिस्ट की मदद से और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की मदद से 192 सेव सॉइल हैंडबुक्स बनाई, हर कंट्री के लिए अलग, डिपेंडिंग कि उस कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी रही थी, और वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को ध्यान में रख के उन्होंने ये 192 हैंडबुक्स बनाई। प्लस हर कंट्री को और ज्यादा अच्छे से सपोर्ट देने के लिए वो एक 24/7 हेल्पलाइन प्रोवाइड करने वाला, ताकि अगर किसी को भी मिट्टी के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जा सके। आम लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए सदगुरु हर शहर में इवेंट्स कर रहे हैं। इन इवेंट्स में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उन लोगों को सदगुरु मिट्टी बचाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और उनके नेताओं का इन पॉलिसीज को लाने में समर्थन करें।
जी इस मूवमेंट का अभी तक उन्हें बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऑलरेडी 8 देशों ने और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने सदगुरु के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन कर लिया है। इसका जी मतलब है कि वो सेव सॉइल हैंडबुक में जो गाइडलाइंस दी गई है, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वे सभी देश वो सब कुछ करेंगे जो मिट्टी को बचाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ नेशंस जो एक 54 नेशंस का ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी अपना सपोर्ट सेव सॉइल मूवमेंट के लिए डिक्लेयर किया है। प्लस अभी परसों ही कॉप 15 नाम का एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, जो काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध इवेंट होता है। इसमें पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। वो लोग एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते जी हैं। वहाँ पर सद्गुरु ने 195 देशों के प्रतिनिधियों के सामने ये अपील की कि मिट्टी को बचाया जाए, उसको एक सिंगल पॉइंट फोकस दिया जाए और सभी देशों को मिलकर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएँ। तो इस तरह से सरकारों को इस बात का ध्यान लाना और उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लस आम जनता को इसके बारे में जागृति फैलाना, उनको उनके नेताओं को इनकी पॉलिसीज़ लाने के लिए उनका समर्थन लाना, इन सब ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेव सॉइल मूवमेंट आगे बढ़ रहा मतलब कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। बहुत ही जबरदस्त काम ये मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। तो वंडरफुली वर्क डन बाय दिस ईशा फाउंडेशन एंड सदगुरु जी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मिट्टी के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रॉब्लम्स हमारी अर्थ को घेर रहे हैं, जैसे कि पानी की कमी, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं लगता है कि मिट्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बड़े लोगों को या गवर्नमेंट्स को या कंट्रीज को सोचना चाहिए मिलके? तो सेव द सॉइल ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जी है। देखिए, ये सवाल काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई वाटर स्कैर्सिटी या ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ये इम्पोर्टेंट नहीं। मगर हम एक-एक करके इनको देखते हैं कि कैसे ये मिट्टी के कंपैरिज़न में कितनी इम्पोर्टेंट जी है। तो पहले बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी की, पानी की कमी। तो आप शायद जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी पे जितना पानी सदियों पहले था, आज भी उतना ही है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है, भाप बनता है, बारिश होती है, फिर भाप बनता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है। जी मिट्टी अगर उपजाऊ हो, तो हमारी पृथ्वी पे जितनी नदियाँ हैं, उनमें जितना पानी है, उसका 8 गुना पानी सिर्फ मिट्टी सोख के रख सकती है। इतनी कैपेसिटी होती है मिट्टी। जी पर हमारे देश में बारिश तो 1-2 महीने ही होती है। तो बारिश के बाद अब तक ऐसा होता था कि मिट्टी उस पानी को सोख के रखती थी और बाकी के समय धीरे-धीरे कुओं, नालों, नदियों, झरनों में उसे धीरे-धीरे प्रसारित करती थी। जी जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप जंगल में जाएँगे, तो वहाँ का ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसी जगह पे बारिश के कुछ महीनों बाद भी जाएँगे और सिर्फ हाथ से भी खुदाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ की मिट्टी गीली हो। जी तो ये दर्शाता है कि मिट्टी में कितनी ज़बरदस्त ताकत है पानी को पकड़ के रखने की। तो अगर तो हमारे खेतों में ऑर्गेनिक कंटेंट एक लेवल तक बढ़ाया जाए, तो हमारी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, जो सिंचाई की ज़रूरत है, वो 60 टू 70% तक कट हो सकती है। जी हमारे देश में 80% पानी एग्रीकल्चर या खेती में यूज़ होता ओ है। तो आप सोच सकती हैं कि कितना सारा पानी इसमें बच जाए। तो हमें ना पानी की कमी होगी और ना ही हमारा वो पानी का जो ज़मीनी लेवल है, वो ना जी वो नीचे जाए। अभी ये भी एक दिक्कत है कि पानी ज़मीन में बहुत नीचे जा रहा है। जी मगर आज ये स्थिति ये है कि मिट्टी की दशा बहुत खराब है। तो जब बारिश होती है, तो मिट्टी उस पानी को पकड़ के नहीं रख सकती जी और बारिश के वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह धुल जाती है, जी तो मिट्टी की दशा और खराब हो जाती है और बारिश के बाद मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है, तो फसलें अच्छी नहीं होती। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो जी इसीलिए वाटर स्कैर्सिटी इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं मिट्टी को सिर्फ पुनर्जीवित करके। अब बात करें अगर ग्लोबल वार्मिंग की, जी
तो अगर तो मिट्टी समृद्ध है, उस पे इनफ वेजिटेशन है, किसी भी तरह की उस पे हरियाली है, तो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि पौधे अपने हरे पत्तों से सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, वातावरण एग्जैक्टली। में से कार्बन को सोखते हैं, उनको जड़ों तक पहुँचाते हैं, वहाँ माइक्रोब्स उस पे कुछ प्रोसेस करते हैं और वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जी। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस बड़ी मात्रा में जारी रहे, तो वातावरण में से कार्बन को खींचने के लिए मिट्टी एक बहुत ही ईज़ी और बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन बन जाता है। अभी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग हो रही है, खेतों में मशीनों से जुताई हो रही है, खेतों में कोई पेड़ नहीं है, किसी तरह की ऐसी वनस्पति नहीं है जिससे खेतों का कम से कम एक हिस्सा ढका हुआ हो। तो पूरे खेत पूरा समय हमेशा खुली धूप में सूखे हुए रहते हैं। जी। तो इस वजह से वातावरण में से कार्बन सोखने के बजाय मिट्टी अपने अंदर मौजूद कार्बन को भी वातावरण में छोड़ने लगती है। इसकी वजह से तापमान और बढ़ने लगता है। जी। तो जब तक हम मिट्टी को ठीक नहीं करेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग को इस तरह से ठीक नहीं कर सकते। बाकी रहा सवाल एयर पॉल्यूशन का, तो ये हर कोई जानता है कि अगर फोटोसिंथेसिस बड़ी मात्रा में होगा, तो एयर पॉल्यूशन नेचुरली कम हो जाएगा। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होगी, ऑक्सीजन बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो इस तरह से सभी जितने भी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी मिट्टी को बचाकर इज़िली सॉल्व किए जा सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी डन वाइस वर्सा। हम्म। मतलब आपका ये कहना है कि मिट्टी से बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं। तो हम एज अ कॉमन मैन क्या कर सकते हैं इसके लिए? मतलब आपको किस तरीके से इस मूवमेंट से जोड़ सकते हैं, या इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? क्या शायद आप कुछ एडवाइस कर सके हम सबको। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आम आदमी का बहुत ही बड़ा रोल है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग, खास करके जो शहरों में रहते हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है कि मिट्टी कोई ऐसी चीज़ है जो विलुप्त हो रही है या जिसका विनाश हो सकता है, या जिसकी वजह से उनके भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इस बारे में अवेयरनेस फैलानी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी। तो इसके लिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को एजुकेट करें, मिट्टी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसके बारे में बात करें। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट savesoil.org पर मिल जाएगी। वेबसाइट पे आप एक छोटा-सा फॉर्म भर के अर्थ बडी बन सकते हैं। इससे एक तो आपका इस मूवमेंट के प्रति समर्थन भी दर्ज हो जाएगा, प्लस आपको ईशा फाउंडेशन की तरफ से रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ट्विटर पे जाएँ। ट्विटर पे सेव सॉइल का जो ऑफिशियल हैंडल है, उसमें जो ट्वीट्स पोस्ट हो रहे हैं, उस पे हैशटैग सेव सॉइल के साथ उन ट्वीट्स को कोट ट्वीट करें या अपने खुद के ट्वीट्स पोस्ट करें। हैशटैग से एक तो हम सब साथ में आएँगे, और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसपे सारे वर्ल्ड लीडर्स, सारे पॉलिटिशियंस, सारे इन्फ्लुएंसर्स ट्विटर पे अवेलेबल हैं। उनके ऑफिशियल हैंडल्स उस पे हैं। तो उन सब तक ये बात पहुँचाने का सबसे आसान रास्ता है कि हम ट्वीट करें। तो आपको बस इसके लिए दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना, दैट्स इट। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने रास्ता बताया कॉमन मैन को जुड़ने के लिए, वो सोशल मीडिया से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। सो ट्विटर हैंडल से ये वो उसके थ्रू हम जुड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे काफी सारे बच्चे होंगे जिनके पास मोबाइल्स नहीं है। सोशल नो डाउट कोविड की वजह से बहुत बच्चों के पास अब मोबाइल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। लेकिन ऐसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने देना चाहते हैं। सेकेंडरी कुछ ऐसे बिजी लोग भी हैं जो मोबाइल से या टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ना नहीं चाहते। तो काफी ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजीज इतनी स्ट्रांगली नहीं है, तो वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं इस बारे में? तो पहले तो आपने बच्चों की बात की, जी। तो बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बच्चों को मिट्टी का महत्व समझाएँ और उन्हें ये बताएँ कि मिट्टी कितनी तेज़ी से विलुप्त हो रही है। तो इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स स्कूल्स में जाकर
इसी के लिए बनाई हुई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एज एन एक्टिविटी उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको लेटर्स लिखवा रहे हैं। ये सारे लेटर्स हम इकट्ठा करके पीएमओ तक भेजते हैं। अभी रिसेंटली आपने शायद न्यूज में देखा हो तो हमारे सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने अपनी सीबीएसई एफिलिएटेड सारे स्कूल्स में इस तरह की प्रेजेंटेशंस और एक्टिविटीज कराने का निर्देश दिया है। ओ, सो बच्चों के लिए हम ये कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मोबाइल ज्यादा यूज करना नहीं पसंद करते हैं तो एक तो आप इस मूवमेंट के बारे में वर्बली सबसे बात कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको ये प्रेजेंटेशंस की बात की, तो ये प्रेजेंटेशंस हम हर जगह करते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी करते हैं, एनजीओज में करते हैं, सोसाइटीज में, ऑफिसेज में। तो आप इस तरह का प्रेजेंटेशन अपने ऑफिसेज में या अपनी सोसाइटीज में करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे एक प्लेज पेज बना सकते हैं जिसमें आपने जिन जिन लोगों को प्रेरित किया है इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए, आप उनका डेटा उसमें मैनेज कर सकते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है तो संडेज को हमारे वॉलंटियर्स पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव्स करते हैं। ये 1 से 2 घंटे की एक्टिविटी होती है। आप संडेज को, जनरली हर कोई फ्री होता है, तो संडेज को आप हमारे वॉलंटियर्स के साथ इन 1-2 घंटे की एक्टिविटीज में शामिल हो सकती हैं। प्रेजेंटेशंस और अवेयरनेस ड्राइव के लिए आप सारे व्यूवर्स आपका कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। जी करने को बहुत कुछ है, बस आप कितना टाइम और एफर्ट देना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड। जी। तो राज भाई, मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज्यादा डिटेल और उम्दा तरीके से आपने सेव द सॉइल मूवमेंट, सदगुरु के विचार, ईशा फाउंडेशन का तरीका, सभी कुछ हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस वीडियो, इस लाइव के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, ताकि जो रूट कॉज है सभी चीजों का, जैसे कि वाटर स्कैरसिटी, ग्लोबल वार्मिंग या फिर एयर पोल्यूशन, जिनकी भी राज भाई ने बात की है, उन सभी के बारे में एक रूट कॉज है, वो है क्वालिटी ऑफ सॉइल। और इस सॉइल को बचाने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं। उनके काफी तरीके राज भाई ने हमें बताए हैं। इन सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स की डिटेल, उनके यूट्यूब चैनल की डिटेल, उनका सोशल हैंडल्स सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से जुड़ सकते हैं। एज अ कॉमन पर्सन हमें बहुत जरूरत है कि हम तो अपनी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन हमारे आगे वाले जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना जरूरी है। और उसमें सबसे पहला काम हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। लेकिन हमारा सेशन कंक्लूड करने से पहले राज भाई, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ क्वेश्चनरीज जो कमेंट बॉक्स में आए हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, मैं चाहती हूँ कि आप अगर कंफर्टेबल हो तो उनके भी जवाब हमें देते जाइए। अगर आप Sure. आए हैं तो हम फुल्ली आपका, आपके नॉलेज का यूज करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस अभी लेते हैं ताकि उनका भी जवाब हमें मिल जाए। एक व्यूअर है हिरल करके, उन्होंने मुझे पूछा है कि सदगुरु मिट्टी बचाने के लिए बाइक क्यों चलाते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे भी आया था कि ये बाइक चलाना और सेव द सॉइल मूवमेंट का क्या कनेक्शन है। प्लीज इसको जरूर बताइए आज आप। तो नमस्कार हीरल, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी और ये सदगुरु से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वो बाइक क्यों चलाते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेव सॉइल मूवमेंट का उद्देश्य है कि विश्व की 350 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। जी अब नेचुरली इसमें बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का या यूथ का है। युवाओं को बाइक्स बहुत पसंद, जी इसी तरह से उन्हें म्यूजिक भी बहुत पसंद, इसलिए हमने सेव सॉइल का एक थीम सॉन्ग बनाया जो बहुत ही एनर्जेटिक है और अभी पूरे वर्ल्ड में वो काफी पॉपुलर हो चुका है। जी तो इसी तरह से युवा इस मूवमेंट से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, एक ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सदगुरु चाहते तो फ्लाइट से भी इन देशों में जा सकते थे, जी मगर उन्होंने बाइक चलाना इसलिए पसंद किया कि एक तो वे चाहते थे कि वो यात्रा के दौरान लोगों का समर्थन हासिल करते हुए आगे बढ़े थे, और दूसरा हमें इससे ये भी पता चलता है कि वो इस मूवमेंट के लिए कितना कमिटेड। जी वरना आप सोचिए, आज 65 साल की उम्र में 100 दिनों तक
हर तरह के मौसम और हर तरह के रास्तों पे 30,000 किलोमीटर बाइक चलाना, ये कोई आसान बात नहीं है। चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, चाहे तेज धूप हो, सदगुरु डेली 350 400 किलोमीटर, कभी-कभी 650 700 किलोमीटर भी बाइक चला रहे हैं और डेली इवेंट्स और मीटिंग्स भी अटेंड कर। सो ही इज फुल ऑन। इट्स आवर टर्न नाउ। हम क्या कर सकते हैं वो क्वेश्चन। जी, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात आपने कही कि बाइक और म्यूज़िक यंगस्टर्स को बहुत पसंद है। बहुत ही सही तरीका है यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, उनको अपनी बात समझाने का। तो आई सैल्यूट यू फॉर दिस, यू एज़ वेल एज़ सद्गुरु जी की जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यंगस्टर्स को, क्योंकि अगर यंगस्टर साथ में हैं, तो बहुत कुछ चेंजेबिलिटी ला सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। एक दूसरे हमारे व्यूअर्स हैं पार्थ पंचाल, उनका पूछना ऐसा है कि सोशल मीडिया पे मैसेज शेयर करने से मिट्टी कैसे बच जाएगी? अब ये क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। नमस्कार पार्थ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, बट अगर आप देखें तो वो आज की डेट में ऐसा मीडियम है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात बहुत ही कम समय में पहुंचा सकते हैं। हमें एक साथ एकजुट होकर अगर इस चीज को करना है, क्योंकि सेव सॉइल इज अ पीपल्स मूवमेंट, मगर ये जन अभियान तभी बन सकता है जब सब लोग एक साथ अपनी आवाज उठाएं। तो ये सब सोशल मीडिया के जरिए ही पॉसिबल है। आप अगर देखेंगी तो दैट इज द इजिएस्ट वे टू डू इट, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये इतना इजीली किया जा सके। और इस तरह के सवाल हमको रैली फॉर रिवर्स के वक्त भी आते थे कि मिस कॉल करके आप नदियों को कैसे बचा लेंगे। सो 2017 में सदगुरु ने एक अभियान शुरू किया था, जी, रैली फॉर मैं रिवर्स। चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं चाहती हूँ कावेरी कॉलिंग के बारे में आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक परफेक्ट इंसान ही उसके बारे में बताए लोगों को कि सदगुरु जी का जो पहला, मतलब सारे मूवमेंट्स में से एक खास मूवमेंट था और काफी सक्सेसफुल सुना है मैंने उसके बारे में, तो आप थोड़ा बताएं उसके बारे में। तो कावेरी कॉलिंग वाज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रैली फॉर रिवर्स। जैसे कि मैं कह रहा था कि 2017 में सदगुरु ने एक अभियान शुरू किया था, रैली फॉर रिवर्स। जी इसमें उन्होंने भारत की नदियों को बचाने के लिए एक रैली निकाली थी जी और सभी लोगों से, कॉमन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मिस कॉल करके उस कैंपेन को अपना सपोर्ट दें। लाखों लोगों ने मिस कॉल किए और रैली के एंड में जाके सदगुरु ने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पॉलिसी रिकमेंडेशंस का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जी और उसी बेसिस पे उन्होंने आगे कावेरी कॉलिंग नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कावेरी बेसिन में, जो रैली फॉर रिवर्स का जो विजन था, कावेरी बेसिन में उस विजन को इम्प्लीमेंट करने का प्रोजेक्ट है। इस जी प्रोजेक्ट में नदी के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक पेड़ लगाने की बात कही गई। जी और ये बहुत सिंपलिस्टिक साउंड करता होगा, बट इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिसी बना के हमारी गवर्नमेंट को दी गई थी। अगर आपने 2 महीने पहले कोई न्यूज़ देखी हो, तो आपको पता चलेगा कि हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि भारत की 13 नदियों को रैली फॉर रिवर्स या कावेरी कॉलिंग के मॉडल पे ही पुनर्जीवित किया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया। दैट्स टू गुड, दैट्स टू गुड। तो यस जो लोग सोचते हैं कि मैसेज करके या मिस कॉल करके हम कैसे नदियों को बचाएंगे या सॉइल को बचाएंगे, तो ये उसका जवाब है। जी अक्सर हम लोग बहुत दूर की देख नहीं पाते हैं, इसीलिए सदगुरु जैसे विजनरीज का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, बहुत ही खास और उम्दा बात आपने की है कि एक मिस कॉल क्या कर सकता है, वो आपने बहुत अच्छे से। सोशल मीडिया आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड या मीडियम है, जिसके थ्रू हम एक बार में काफी लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, और इसी को जरिया बना के सदगुरु जी ने या ईशा फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा है जिससे लोगों को जल्द से जल्द इस चीज के बारे में बताया जा सकता है। एक और क्वेश्चन हमारे सेम व्यूअर जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था, हीरल जी ने पूछा है कि मेरे घर के बाहर एक छोटा गार्डन है,
उसकी मिट्टी के को मैं कैसे बेटर बना सकती हूँ। और घर पे कंपोस्ट बनाने के लिए बारे में आप कुछ बताइए, मतलब अगर उसे आर्टिफिशियल नहीं यूज करना हो तो घर पे कैसे कंपोस्ट, ये मुझे भी जानना है, क्योंकि मेरे घर अभी गार्डन मैंने बनाया है घर पे, एंड हमारे घर पे काफी सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। मैं भी बाहर से ही फर्टिलाइजर मंगाती हूँ, तो आप बता देंगे तो कल अब मैं भी घर पे ही कंपोस्ट बनाना शुरू कर दूँ। जी हिरल जी और इवन डॉक्टर वर्षा, देखिए आप अगर अपने गार्डन की मिट्टी को बचाने की बात करें या घर पे कंपोस्ट बनाने की बात करें या आपके आसपास हो रहे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की बात करें, तो ये सारे ही काम सराहनीय हैं और ये जरूरी भी हैं। आई विल नॉट से दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, मगर ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। जी उसका रीजन ये है कि अभी हम जिस मिट्टी को बचाने की बात कर रहे हैं, वो मिट्टी यानी कि जमीन 70% से ज्यादा वो किसानों के हाथ में। जी उस पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मगर या तो इग्नोरेंस की वजह से, पूरी अवेयरनेस ना होने की वजह से, या तो फिर किसानों की मजबूरी की वजह से उस पे वो जी चीज हो नहीं पा रही है जो होनी चाहिए। इसीलिए हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अगर अब जी मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कंस्ट्रक्शन के कुछ नियम होते हैं। अगर आप 1000 गज जमीन खरीदेंगे तो उस पे 800 या 900 गज तक का ही आप शायद कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। जी उसी तरह अगर किसी किसान के पास 1000 गज जमीन है तो वो जी पूरी 1000 गज जमीन को 15-20 साल में बंजर बना सकता है। ओके इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई योजना नहीं। जी तो अगर सही पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हों, जैसे फॉर एग्जांपल किसानों को किसी तरह से ये मोटिवेट किया जाए कि वो अपने खेत में, अपनी मिट्टी में कम से कम 3% ऑर्गेनिक कंटेंट को मेंटेन करें। इसके लिए गवर्नमेंट शुरू में उनको सब्सिडीज दे या किसी तरह के इंसेंटिव्स दे। अगर जी ये चीज हो जाती है तो ये इस प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। जी तो इसीलिए मैं आपसे भी और आपकी व्यूअर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए आप अपना पूरा जोर बस इस कैंपेन के लिए अवेयरनेस बढ़ाने में लगाइए। ये जी सब काम आप कर सकती हैं, डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है, बट एज ऑफ नाउ प्लीज कीप दिस एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जी मैं तो इस विजनरी से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। जिस तरीके से जिस प्रॉब्लम को आप सामने लेके आए वो सीरियसली बहुत ही अप्रोचेबल है, लोगों के दिमाग तक दिल तक पहुंचे इस तरीके से है। एक खास व्यक्ति को मैं नोटिफाई करना चाहूंगी, डॉक्टर केतन शाह, जो हमारे होम्योपैथिक वर्ल्ड के काफी रिनाउंड होम्योपैथिक डॉक्टर है, और ही इज अ वेरी वेरी सपोर्टिव हैंड फॉर मी, हमेशा से रहे हैं, हमेशा मुझे बहुत गाइड करते हैं। उन्होंने हमारे यूट्यूब लाइव को ज्वाइन किया है बहुत अपने बिजी शेड्यूल के साथ। सो केतन सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप कि आप इस टॉपिक से आपको भी अच्छा ही लगा होगा। सर ने कमेंट भी किया है कि वेरी ट्रू, वॉट एवर यू पीपल्स आर स्पीकिंग अबाउट, इट्स वेरी ट्रू। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज सर, एंड आई एम ऑलवेज obliged कि आप हमेशा मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं। राज जी, आज का ये सेशन मैं सीरियसली बहुत हार्टफुली कहना चाहती हूँ कि बहुत ही डीप नॉलेज के साथ आज हम सब ये यूट्यूब लाइव को जोड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा उम्दा विचार हमने हमेशा, मैं सीरियसली कहूंगी कि मैंने एनवायरमेंट के बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा वाटर स्कैर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन और कहीं ना कहीं प्लांटेशन, इन्हीं के बारे में विचार है। कभी भी मुझे सॉइल की क्वालिटी के बारे में, और सॉइल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन आज जो मैं नॉलेज लेके जा रही हूँ, मैं पक्का ये नॉलेज 10 जनों को तो जरूर वर्बली समझाऊंगी, ताकि वो लोग भी बाकी लोगों को समझा सके और इसके लिए हम कुछ खास कर सके। और मैं चाहती हूँ कि अब आप कुछ हमारे व्यूअर्स के बारे में कहें, इस चैनल के बारे में कहें, आपको कैसा लगा यहाँ आके, किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस रहा सर? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर केतन शाह का धन्यवाद करना चाहूंगा। आई नो हिम, ऑफ कोर्स नॉट पर्सनली, बट आई हैव नोन हिम as he's a very famous homeopathic doctor in Ahmedabad. Oh. So thank you sir for joining us. जी और थैंक यू डॉक्टर वर्षा, आपके व्यूअर्स, आपका चैनल
इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जाने से पहले मैं सद्गुरु की कही हुई एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स से, जी, कि मिट्टी हमारी संपत्ति नहीं है, वो एक विरासत है, जो हमें हमारी पिछली पीढ़ियों से मिली है। जी, और इसे समृद्ध अवस्था में, जीवित अवस्था में हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना, ये हमारी आज सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। जी, मगर ये तभी हो सकता है जब हम सब एक साथ एकजुट होकर एक आवाज़ में इसके लिए कदम उठाएँ। जी, और ये अभियान जो है, ये जो मूवमेंट है, इट इज़ नॉट अ प्रोटेस्ट, ये किसी के विरोध में नहीं है। ये आपके बच्चों के प्रति आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस प्रोटेस्ट को आप प्रेम से ले सकते हैं, जॉयफुली कर सकते हैं, किसी के खिलाफ जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सद्गुरु की यात्रा अभी 47 दिन बाकी है, 47 डेज़ अभी और उनकी जर्नी जारी रहेगी। तो मैं आपसे और आपके सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले 47 दिन आप अपने शेड्यूल्स में से 10 मिनट का समय निकालें और जी, सेव सॉइल का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैशटैग सेव सॉइल के साथ वो ट्वीट ज़रूर करें। वी ऑल कैन मेक दिस टुगेदर। लेट्स सेव आवर सॉइल। लेट्स मेक इट हैपन। थैंक यू।